नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राशि बल, लग्न बल, या ये कह सकते हैं अगर कोई जातक कहता है कि लग्न और राशि उसकी एक समान है तो शायद फल भी एक समान होगा। तो ये जानना ज़रूरी होगा कि मेष लग्न का अर्थ अलग होगा और मेष राशि का अर्थ अलग होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई कहता है कि मेष लग्न है, कर्क राशि है, कर्क लग्न है, मेष राशि है। हमें लगता है कि सामान्यतः दोनों एक समान दिखाई देता है। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि लग्न का अर्थ क्या है। जब किसी भी जातक का जन्म हुआ है उस समय जो पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज में जो उदित लग्न है, जो 12 राशियां मानी जाती हैं ज़ोडिएक में, भौचक्र में, तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये जो लग्न है वो करीबन 2 घंटे के अंतर में बदल रहा है। तो जब किसी जातक का जन्म हुआ है तो उस समय कौन सी राशि पूरी क्षितिज में उदय हो रही है उसी को हम उसके जातक के लग्न का बोलते हैं। और लग्न का सामान्यतः उसके शरीर और मस्तिष्क पर असर पड़ता है। याद रखिएगा, मन एक अलग चीज़ है, बुद्धि एक अलग चीज़ है। जहाँ हम मन की बात करते हैं कि मेरा मन ऐसे रहता है, वो हम चंद्रमा के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन शरीर पर या मस्तिष्क पर अधिकार लग्नाधिपति का है या कहीं लग्न का है। तो दोनों में भिन्नताएं आ जाती हैं। फिर ये कहना कि भाई वो कर्क लग्न है, मेष राशि है, मेष लग्न है, कर्क राशि है, एक ही जैसे दोनों के स्वामी हैं तो एक ही स्वभाव होगा, नहीं, वो एकदम अलग चीज़ है। तो और राशि का अर्थ क्या होता है भाई? चंद्रमा सामान्यतः 2.25 दिन तक एक राशि में विचरण करते हैं। तो जब आपका जन्म हुआ है उस समय चंद्रमा किस राशि में है उससे हमारा, यानी चंद्रमा जिस राशि में होगा, क्लियर होगा, उस राशि का जो स्वामी होगा, क्योंकि चंद्रमा का वो अधिपति बन जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि में है, भाई कर्क राशि है तो वो ठीक है, स्वयं वो खुद कर्क राशि का ही अधिपति है, लेकिन चंद्रमा जिस किसी में भी राशि में है उस राशि का जो स्वामी है उस कहीं ना कहीं हमारे मन पर वो गंभीर असर डालेगा। क्लियर हो गया? तो क्या क्या विचारणीय बिंदु हैं, और हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए ताकि आप जल्दी समझ पाएं इस टिपिकल प्रश्न को। इस कठिन प्रश्न का सरल उत्तर के लिए हमने जैसे मेष लग्न कर्क राशि और कर्क लग्न और मेष राशि ये चार्ट लिए हैं। तो इसमें जैसे मेष लग्न, ध्यान दीजिएगा, शरीर और उसका मस्तिष्क पर पूरी तरह से मेष राशि विराजमान रहेगी। और वो भी आपको ध्यान रखना, खाली मंगल भर बोलने से काम नहीं चलेगा कि भाई जो भी है जीवन में मंगल से चल, नहीं, ध्यान रखना है मंगल में भी कौन सा मंगल, मेष वाला मंगल। देखिए मंगल तो यहां भी रहते हैं, वृश्चिक में भी मंगल का अधिकार है, लेकिन ये मंगल का एक ऐसा स्वरूप है जो गुप्त रहने की बात करता है। उसके अंदर शौर्य तो है लेकिन वो छुपकर हमला करने की बात करता है। कुछ कुछ आप ऐसा समझें, ये व्याघ्र है, ये सिंह है। व्याघ्र यानी बाघ, जिसको हम टाइगर बोलते हैं इंग्लिश में, ये शेर या लॉयन। तो इस प्रकार का स्वभाव, व्याघ्र जनरली घात लगाकर घातक प्रहार करता है, काफी देर तक छुपा रहता है, और खुले मैदानों में ज़्यादातर जो जीवन बीतता है वो लॉयन का, सिंह का। तो ये ध्यान देना, दोनों का अलग अलग प्रकार का स्वभाव है। तो ये काफ़ी हद तक बड़ा कह सकते हैं दृढ़ता वाला जातक होगा, अपने विचारों में बड़ी ज़्यादा दृढ़ता। मन की बात करते हैं तो मन का स्वामी बैठा हुआ है 4 नंबर। तो यह ध्यान देना, जहां भी चंद्रमा, कर्क राशि में भी भेद है। क्लियर होगा? एक तो नक्षत्रों वाला पार्ट है, एक दूसरा कर्क राशि आपको कहां से मिली है, इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा कि भाई आपको कर्क राशि चतुर्थ भाव से मिली है या आपको कर्क राशि अष्टम भाव से मिली है। अगर आपको कर्क राशि अष्टम भाव से मिली है तो आपका मन हमेशा, मन यानी हृदय से संबंधित, क्योंकि हम चंद्रमा को हृदय के साथ भी जोड़कर देखते हैं, तो हम हमेशा हमारे मन में, हृदय में एक अष्टम भाव संबंधी विषय रहेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो जैसे मान लीजिए एक्सेल्ड करके चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो अष्टम भाव से संबंधित
एक धनात्मक ऊर्जा का संचार होगा कि भाई कहीं ना कहीं हम ससुराल पक्ष को लेकर बड़े ज़्यादा उससे भरे होंगे मोटिवेशन से। और अगर यहाँ पर कहीं चंद्रमा कमज़ोर होकर बैठा हुआ है तो इसी के बारे में व्यथा चलती रहेगी कि भाई कैसे चलेगा, या क्योंकि अष्टम भाव से सभी प्रकार का भय देखते हैं, अष्टम भाव से मृत्यु का भी भय देखते हैं। इसको आयु भाव या कह सकते हैं आयु को क्षीण जो भय है वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो कर्क में भी बड़ा भेद है कि आप कर्क प्रथम भाव से बन रहे हैं, द्वितीय से बन रहे हैं, किस भाव से कर्क राशि बन रही है। तो ठीक है, हम अभी इस विरोध में नहीं जाएंगे कि भाई पूरे साल भर का कर्क राशि का क्या फल रहेगा, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले तो नक्षत्र ने अलग कर दिया है भाई। हर राशि के पास जब हम राशि की बात करते हैं तो आपको पता है 3 अलग अलग प्रकार के नक्षत्र आएंगे ही आएंगे। क्लियर हो गया भाई? किसी के दफ़ा 1 चरण आ रहा है, किसी का चारों चरण आ गए, लेकिन 3 नक्षत्र तो आएंगे ही आएंगे हर राशि में। तो जब 3 नक्षत्र आ रहे हैं इसका मतलब उसमें भी कर्क राशि में भी कौन कौन, भाई आश्लेषा वाला पार्ट आ रहा है या पुष्य वाला पार्ट आ रहा है, पुनर्वसु वाला पार्ट आ रहा है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि कर्क राशि सब एक समान होगी नहीं। क्लियर? और सामान्यतः गृहिणी के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, घर गृहस्थी की बात करने वाली महिला के लिए चंद्रमा अगर अच्छा हो, 6, 8, 12 में ना हो, लेकिन सभी भगवान ने एक सा तो नहीं बनाया। किसी को गृहिणी के कार्य में लगाया, किसी को शत्रुहंता, कोई महिला ऐसी भी है जो शत्रुओं के भाई दुर्गा स्वरूप, शत्रुओं के विनाश के लिए, कोई हो सकता है किसी सुरक्षा विभाग में कार्यरत है, गुप्त विभाग में कार्यरत है, तो उसके लिए चंद्रमा यहाँ बैठा बहुत अच्छा भी है। क्लियर होगा? तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। गृहिणी या हाउसवाइफ घर के कार्यों में जो लगी रहती है उसके लिए चंद्रमा 6, 8, 12 में ना बैठा हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर कोई ऐसे प्रोफेशन में है कि भाई कोई डॉक्टरी पेशा है तो उसको इस प्रकार रोग से डेली 2-4 होना पड़ता है। देखिए हॉस्पिटल तो जा ही रही है, लेकिन वो हॉस्पिटल क्योंकि कहीं ना कहीं उसको राशि का बल और लग्न का बल मिल रहा है तो अपने लिए नहीं जा रही। अपने लिए मतलब शरीर में खुद के विकार नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसीलिए 6, 8, 12 एक गृहिणी के लिए सामान्यतः कम अच्छा मानते हैं, हाउसवाइफ के लिए। अब हम दोनों में एक वर्सेस की बात कर रहे थे कि भाई मेष लग्न कर्क राशि वर्सेस कर्क लग्न मेष राशि। हालांकि मैंने पहले बताया कि कोई भी बेस्ट नहीं होता है, कोई भी वर्स्ट नहीं होता है, सब अपनी जगह बेस्ट होते हैं। लेकिन एक हेल्थी कंपटीशन के रूप में अगर हम इसको देखते हैं कि भाई कर्क लग्न का अलग चार्म है, सामान्यतः इनका जो शरीर होगा, इनका जो बुद्धि होगा, हर प्रकार से शांत, प्रसन्न वदनम, प्रसन्न इनका मुख्य एजेंडा रहेगा कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब शरीर और मस्तिष्क ये कह रहा है, लेकिन चंद्रमा उस राशि में बैठ गया है, चंद्रमा भी यहां बैठ गया है, तो चंद्रमा का स्वामी कौन बन गया भाई? जहां राशि में बैठता है तो उस कहीं ना कहीं अब चंद्रमा मंगल के प्रभाव में आ गया है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा मंगल की स्थिति क्या है। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, अब आपके मन पर जो राज है वो कहीं ना कहीं मेष का है। यहां पर क्या है? शरीर और बुद्धि वो मेष के पास है, लेकिन मन को शांत किया है चंद्रमा ने अपने ही घर में बैठकर। और यहां पर जब कर्क राशि या यही चतुर्थ भाव से राशि बनती है तो उसका आनंद अलग प्रकार का है। क्लियर हो गया? तो दोनों में अलग अलग विशेषता है भाई। ये कर्क लग्न है, पूरी तरह से हमारी सोच, हमारा बुद्धि, हमारा शरीर झगड़े के लिए नहीं बना है, एकत्रण के लिए बना है। जनता के साथ कहें या पब्लिक के साथ कहें, मिलकर चलने की बात करने के लिए बना है कर्क लग्न। लेकिन मेष लग्न अलग प्रकार का है। उसको कमांड कोई ऐसा काम दे दें आप, किसी को भी अच्छी खासी फटकार लगानी है, मेष लग्न जातकों के लिए ये काम में बहुत सरल है। इनके लिए थोड़ा सा कठिन है ये काम कि भाई किसी को फटकार। लेकिन अब मैंने बताया जैसे ये मेष, मन इनका मेष में चला गया, तो जब कोई ऐसा बुद्धि व्यक्ति, कोई ऐसा मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो प्राय शांत रहने की बात करता है, जब उसका चंद्रमा यानी मन, हृदय एक डिसिप्लिन्ड या कह सकते हैं मंगल के भाव में जाके बैठ गया है, तो फिर उसको क्रोध करना पड़ता है और उसकी पर्सनालिटी पर वो क्रोध सूट
नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये शरीर तो कैसा है, बड़ा ही ज्यादा अनुशासित। क्लियर हो गया? गलत को गलत कहना, बुद्धि वैसी है, लेकिन क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा सौम्य हो गया, बड़े सौम्य घर में बैठा हुआ है, तो वो मैनेज हो जाता है बड़ी आसानी से। तो अपना अपना वो है, इसका मुख्य रूप से कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है इसकी बुद्धि, लेकिन क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ है इस ऐसी राशि में, तो वो क्रोध करवा देता है। लेकिन क्रोध किस पर जचता है, अब हमें यह विचार करना होगा। भाई इनकी पर्सनालिटी है क्रोध करने वाले जैसी, यानी शरीर, इनका शरीर क्रोध करने जैसा नहीं है। तो जब ये क्रोध करते हैं कर्क लगन के जातक मेष राशि लेकर, तो थोड़ा अटपटा लगता है हमें, लगना सोसाइटी को लगता है यार इन लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। ये क्रोध करता है तो हम जानते हैं कि नहीं, इसका बुद्धि तो उसी प्रकार का है, ये टाइमली पंक्चुअल और डिसिप्लिन, आर्मी, पुलिस, इस प्रकार की बात करता है। तो लेकिन प्राय क्योंकि मन कहाँ रह रहा है उसका, प्रसन्नता में, प्राय ये चीज़ों को मैनेज कर लेता है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें दोनों में अंतर ये बताता है कि अगर हम इसमें नंबरिंग करें, मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, हमारा यहाँ किसी को हार जिताने का, लेकिन एक हेल्थी कंपटीशन, हम स्पोर्ट्स में भी क्या देखते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए खेल थोड़ी ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर भी हमने एक चेस को, ज्योतिष को खेल खेल में सीखने का विचार बनाया। ये हेल्थी कंपटीशन सिर्फ समझाने के लिए कि भाई किस प्रकार, अगर हम किसी को 19 अंक 20 में से और किसी को 18 अंक देना चाह रहे हैं 20 में से, तो किसको 19 दें, किसको 18 दें, बस इतना ही प्रश्न है। तो कर्क लगन की अपनी विशेषताएं हैं और वो विषय मेष लगन के पास नहीं है। क्लियर हो गया? बहुत ही, यानी ईश्वर को भी जब भगवान राम को भी आना हुआ तो कर्क लगन लेकर आए, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि उनका कर्क लगन मेष राशि नहीं थी। क्लियर हो गया? तो जिसका अगर मेष राशि कर्क लगन है, तो वो मन में ये विचार मत करना कि नहीं सर आप किसी को जिताने वाले हैं, हराने वाले हैं, या किसी का मेष लग्न और कर्क राशि। ये सिर्फ एक हेल्थी कंपटीशन, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं इस अंतर को, लग्न और राशि का अंतर वास्तव में क्या होता है। क्योंकि बड़ा दुख होता है कहते हुए कि भाई मेष लग्न मेष राशि एक समान, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि एक समान। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा ज्योतिष के जो अच्छे जानकार हैं वो नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद भी समझ सकते हैं इस बात को कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो रहा है, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नीच का उसका कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? 8 नंबर, जैसे मैंने यहाँ स्टार लगाकर यहाँ इन पॉइंटों में भी बात रखी है कि भाई मान लीजिए आपका 8 नंबर लग्न आ गया है, 8 नंबर यहाँ आ गया है। क्लियर हो गया? लेकिन चंद्रमा आपका 8 यहाँ है, 2 नंबर में आके बैठा, तो चंद्रमा तो आपका एक्सेल्ड कर गया, चंद्रमा तो आपका उच्च का हो गया। क्लियर हो गया? तो फिर उसका दोष नहीं है, लेकिन कहते हैं कि चंद्रमा सैड मूड में आ रहा है जब हमारा चंद्रमा ही वृश्चिक में जाकर बैठ गया। क्लियर होगा? तो वो थोड़ा सा विचारणीय कि चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में, ना कि वृश्चिक लग्न को ही हम नीच का लग्न मान दें। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्लियर होगा? सोच वैसी रहेगी, वृश्चिक यानी हाइड करने वाला, और उसके पास एक प्रकार का वैमन भी है, जहर है, वैनम है मतलब, लेकिन वो वैनम ऐसे ही नहीं है कि किसी पर भी उगलने के लिए। बिच्छू के पास जो जहर है, उसके पास जो विष है, वो उस प्रकार से उगलने के लिए कि जब कभी उसको लगता है कि असुरक्षा का भाव है, तब वो उस विष को उगलता है। मतलब जब तक प्रेम रहेगा तब तक वृश्चिक लग्न, और ये थोड़ी बातें वृश्चिक राशि पर भी माने, लेकिन अंतर आप अभी देख रहे हैं। वृश्चिक लग्न मुख्य रूप से उसका तो प्रीव्यू ही वैसा दिखेगा कि हाँ, इसका मुख्य रूप से बुद्धि और शरीर उसी प्रकार का है कि भाई ये शांत में शांत रहता है, लेकिन गुस्सा आता है तो फिर किसी को नहीं करता है। एक्सट्रीम लवर, एक्सट्रीम हेटर। और जितने बड़े बड़े अच्छे ऐसे कलाकार हैं जो सामान्यतः जो कोई ऐसे वाद्य बजाने वाले हैं जो दूसरे नहीं बजा पाते हैं, वो वृश्चिक वाले हैं। लेकिन कोई ऐसे जघन्य अपराधी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो भी वृश्चिक लग्न वाले ही हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर हम वृश्चिक राशि पर भी आएंगे कि वृश्चिक राशि मन को सदैव एक पीड़ा में रखती है, मन में एक व्यथा रहती है।
क्लियर हो गया। लेकिन इस एनर्जी को डॉक्टर बड़े अच्छे, जैसे कोई ऐसा सर्जन है, शरीर के कटे फटे पार्ट्स को कोई सर्जरी करता है बहुत, तो ऐसे उसको दृश्य देखने पड़ते हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो मान लीजिए उसका चंद्रमा वृश्चिक में बैठा हुआ है, तो ऐसे वो दृश्य देख रहा है, लेकिन उसको जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसका स्वामी बली होके कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, तो उसने इसी चीज को ओवरकम किया, इसके ऊपर जीत हासिल की और एक अच्छा सर्जन बन गया, डॉक्टर बन गया। क्लियर। तो ये ध्यान रखना आपको कि कर्क लग्न मेष राशि, मेष लग्न कर्क राशि या वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि अंतर है। ये पर्सनालिटी पूरी तरह इससे अलग प्रकार की होगी। तो क्रोध क्या लगता है आपको, किस पर ज्यादा ठीक सा लगता है? इस पर कारण ये उसका बॉडी प्रीव्यू उस प्रकार का है कि भाई हमें बॉडी देखकर अंदाजा लगता है कि हाँ ये क्रोध इसको सामान्यता आता है। इस पर क्रोध जचता नहीं है, क्योंकि ये शरीर और बुद्धि से क्रोध करने के लिए नहीं बना है। क्लियर हो गया। तो जब ये क्रोध करता है तो उसका क्रोध अलग प्रकार का होगा, या कह सकते हैं कि भाई जैसे मैं कमांडर अगर हूं तो मैं अगर किसी को अनुशासित करने के लिए क्रोध करता हूं तो वो जचता है, लेकिन मैं कोई इस प्रकार का कमांडर नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी क्रोध कर रहा हूं तो वो एक्सेप्टेबल सा नहीं जान पड़ता है। तो इसीलिए कर्क लगन मेष राशि का कॉम्बिनेशन, इसमें 20 में से 18 की संभावना है, इसमें 20 में से 19 की संभावना है। मैं अगेन आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं यहां पर किसी को खराब या सही नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर हमें सिर्फ लग्न और राशि दिए जाए, अभी तो हमें प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं कि भी और कहां प्लैनेट कहां कौन कौन से बैठे हैं। हो सकता है कि इस लग्न में, मेष लग्न में पता लगा लग्नेश काफी बुरी स्थिति में कहीं पीड़ित है, छठे भाव में चले गए, 12वें भाव में चले गए, उनको कोई बचाने वाले नहीं, उनके मित्र साथ में नहीं है, और यहां पर मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा बली हो जाए, मंगल उच्च के होकर यहां आ जाए, तो फिर एकदम अलग प्रकार का यहां जीवन हो जाएगा। लेकिन एक लग्न और राशि पर खाली हम विचार कर रहे हैं कि भाई लग्न राशि से, तो हम ये ध्यान रखना है कि शरीर और हमारा मस्तिष्क वो हम लग्न से देखेंगे, हम चंद्रमा को इसमें मिक्सअप नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर। तो लग्न मुख्यतः शरीर और मस्तिष्क की बात करता है, राशि मुख्यतः मन और हृदय की। भाई चंद्रमा तो वैसे भी नेचुरल कारक है, फीलिंग्स का, हृदय का, तो वो हम वहां से तय करते हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में विभेद होगा। आपको ये बात याद रखनी है कि दोष किसका मान रहे हैं हम, चंद्रमा नीच होने का वृश्चिक राशि में, ना कि वृश्चिक लग्न में, वो आपको ध्यान रखना है। लग्न कुंडली, लेकिन उसका भी नीच भंग अगर हो जाता है तो फिर मन में ये बात नहीं रखनी, अगर चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है तो फिर वो वृश्चिक राशि में उसका फल जो है वो खत्म हो जाएगा। वही मैंने बोला ना कि भाई कोई डॉक्टर है, उसका चंद्रमा, जो अच्छे सर्जन होते हैं सामान्यतः, अच्छे सर्जन यानी जो एकदम कटी फटी बॉडी को भी बड़े अच्छे ढंग से उसको बचा लेते हैं, ऐसी कोई सर्जरी करनी है जो सबके लिए संभव नहीं, ऐसे दृश्यों को देखकर ओवरकम कर जाता है, नीच भंग कर जाता है, फिर वो जिता लेता है। तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, फिर हमें ध्यान रखना है कि भाई चंद्रमा जहां आपका जब जन्म हुआ है, जिस राशि में, उससे राशि तय होती है। तो चंद्र कुंडली से हम आपके मन का अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये स्वयं के लिए कैसा विचार करेगा। भाई जैसे लग्न क्या है, सोसाइटी का प्रीव्यू, सोसाइटी क्या मानती है, लेकिन ये स्वयं जो है, ये जातक, अभी हम ये क्या मानते हैं कि ये तो आनंद में रहने वाला व्यक्ति है, कि भाई कर्क लग्न है। अब पता लगा ये तो स्वयं को मेष मानता है क्योंकि चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो फिर ये चीजें थोड़ी सी विरोधाभासी हैं। आप स्वयं भी समझ सकते हैं, हमने किसी को माना है कि भाई थोड़ा है ये डिसिप्लिन, थोड़ा क्रोधी भी है, तो अगर वो थोड़ा पोलाइट बना रहता है तो हमारे लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कोई हमें लगता है कि ये तो बहुत पोलाइट है, ठीक, और वो फिर अचानक इस प्रकार का रूप दिखाता है, तो वो थोड़ा सा कम एक्सेप्टेबल होता है। तो वो ध्यान रखना है कि ये चंद्र कुंडली हम यहां से देखेंगे इसकी, तो फिर हम देखेंगे अरे ये तो मेष, जातक स्वयं को क्या मान रहा है, जातक स्वयं को मेष मान रहा है, लेकिन सोसाइटी, क्योंकि समाज से ही मतलब है अंततोगत्वा, हम हर चीज जो कार्य कर रहे हैं आज, जैसे जैसे हम कलिकाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है एक समय था जब
इसकी महानता ज़्यादा थी, क्योंकि हम सतयुग में सिर्फ हमें ठीक लगना चाहिए, वो अभी हम ज़्यादातर कार्य हमें ठीक ना लगे दूसरे को ठीक लगने के लिए करते हैं। ये एक बहुत बड़ा, हम माने ना माने हमारे हो सकते हैं 80% कार्य दूसरे को ठीक लगने के लिए कर रहे हैं। कहते भाई ये घर ऐसा बनना चाहिए, क्यों? कहता जी क्योंकि दूसरों ने भी तो ऐसा बनाया है। तो वो एक विषय रहता, तुलनात्मक दृष्टि। तो जहां तुलनात्मक दृष्टि आती है वहां लग्न को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जहां सिर्फ मेरी बात आ रही है, मुझे क्या पसंद है मेरा, तो फिर वो चंद्रमा से विचार करना है। तो ये अंतर हमें ध्यान रखना है कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, जब भी हम दशाओं की बात करते हैं, ये दशा चल रही है, तो फिर हम चंद्रमा से उसको देखते हैं या चंद्र कुंडली से विचार करते हैं दशाओं का। और चंद्र कुंडली विवाह के समय भी देखा जाना चाहिए। फिर हम इसमें चंद्र राशि का स्वामी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी कोई प्लैनेट किसी भी राशि में बैठता है, वो ठीक है दखल देता है उस घर के प्रभाव को, लेकिन इस जैसे मान लीजिए ये 7 नंबर कहाँ पड़ रहा है, ये हमारे भवन वाले में, तो इसके भवन के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार होगा कर्क लगन के लिए? शुक्र। जब कभी भी इनको शुक्र की महादशा लगेगी, शुक्र बली है, तो उसका खुद का रियल एस्टेट, घर, मकान और आय के साधन प्रचुर बढ़ जाएंगे। बहुत क्लियर हो गया? तो ये हम तय कर सकते हैं कि भाई जब कभी शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा लगेगी तो इन दोनों का फायदा इसको होगा। अब मान लीजिए यहां पर शनि बैठ जाता उच्च का होकर, क्लियर हो गया? तो होगा क्या, शनि का स्वामी कौन बन गया है? यहां शनि बैठ गया तो शनि का स्वामी हम शुक्र को मान रहे हैं। तो शुक्र, शनि में भी जब शुक्र चलेंगे तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। हमें यह बात ध्यान रखना मुख्यतः कि जब क्रूर ग्रह और सौम्य की अंतरदशा आ रही है तो बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्लियर? तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि इसी प्रकार से चंद्रमा यहां बैठ गया है तो ओवरऑल दशम भाव में तो प्रभाव 1 नंबर यानी मंगल का ही रहेगा, और चंद्रमा का भी कहीं ना कहीं जो फल है वो मंगल के पास रिजर्व हो गया है। क्लियर हो गया? जैसे चंद्रमा की महादशा लगी है और उसमें मंगल चल रहे हैं, या मंगल की महादशा लगी उसमें चंद्रमा चल रहे हैं, अच्छा फल आएगा रिलेटेड टू इसका कार्यक्षेत्र, ऑफिस एनवायरनमेंट, कोई प्रमोशन। क्लियर? और पंचम भाव के लिए भी संतान प्राप्ति के लिए अगर इंतजार कर रहे हैं वो भी समय बहुत अच्छा होगा इनका। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि भाई चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का अलग अलग विषय है। क्लियर? और 1-2 राशियों को एक समान नहीं माना जा सकता है। तो ईयरली जो कंसेप्ट है बहुत ही कम इसको कह सकते हैं किसी जातक पर वो अप्लाई होगा कि मैंने कर्क राशि का आपको पूरे साल का राशिफल बताया है, क्योंकि हो सकता है उसका कर्क राशि उसको प्रथम भाव से बन रहा है, हो सकता है उसका वो अष्टम भाव से बन रहा है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई वो कर्क राशि है, लेकिन तभी तो आपने देखा यार ये दोनों कर्क राशि है, अंतर क्यों आ रहा है? भाई लग्न अलग है इसलिए अंतर आएगा। फिर इसमें हम लग्न राशि का स्वामी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई इसका शरीर और इसका बुद्धि उस प्रकार का है, उस प्रकार का है, लेकिन क्या वो सच में वो परिस्थितियां उसको कहीं किसी को कमांड करने के लिए बनाएगी कि नहीं बनाएगी? हम देखना पड़ेगा कि लग्न का स्वामी कितना बली है। कहता है जी लग्न का स्वामी तो बहुत बली है, तो फिर उसको उसके क्रोध का किसी को बुरा नहीं लगेगा। और पता लगा लग्नेश ही हमारा कमजोर है, क्योंकि वैसे भी मंगल एक प्रकार के अनुशासन की बात करता है, कमांडिंग नेचर की बात करता है। किसी की भी कुंडली में मंगल अगर नीच का है, अब देखिएगा, तो वो सामान्यता अपने क्रोध को प्रखर होकर कभी भी जाहिर नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसको अपयश उठाना पड़ता है। लेकिन अगर वो नीच भंग राजयोग में आ रहा है तो होगा क्या, शुरुआत में वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन बाद में जब वो क्रोध करेगा तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। अभी समझिए जरा बात को, मेष लग्न है, बुद्धि वैसे ही रहेगी हमेशा, लेकिन अभी क्रोध कर रहा था वो थोड़ा सा कम जच रहा था, क्योंकि लग्नेश क्षीण बल में था या नीच का था यहां, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो नीच भंग आ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं सामने कोई और ग्रह बैठ जाए, इसके उच्च का स्वामी शनि बैठ जाए, तभी भी नीच भंग बन जाएगा। क्लियर होगा? नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई प्लैनेट नीच का है, खासकर लग्नेश
और उसमें भी मंगल जैसा प्लैनेट जो हमारे कमांड की बात करता है, तो हम अपने आप को जाहिर करने में संकोच करते हैं। ऐसी जगह रहते हैं जहां पर हो सकता है अलग प्रकार की आपका कल्चर हो, तो थोड़ा सा आदमी आपको थोड़ा दबा हुआ महसूस करता है। लग्नेश हमारा बल ही नहीं है। क्लियर हो गया? या कह सकते हैं नीच का होकर नीच भंग में आ रहा है, तो जो लाइफ का सेकंड फेज होगा आफ्टर 25 ईयर्स, बल बढ़ने लग जाएगा कि हाँ भाई अब मेरे अंदर बल आया है, मैं किसी के सामने कुछ भी बोलने पर मुझे भय नहीं लगता है, संकोच नहीं लगता है, आत्मविश्वास की कमी नहीं अब है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग स्वभाव देंगे। मेष लग्न अलग स्वभाव दे रहा है, मेष राशि अलग स्वभाव दे रहा है। किस पर सुटेबल है, किस पर सुटेबल नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। दोनों अगर लग्न और राशि थोड़ा सा इस प्रकार का है कि भाई एक थोड़ा सा जल तत्व है और एक अग्नि तत्व है, तो बैलेंस सा बन जाता है कि भाई ठीक है, थोड़ा रौद्र रूप भी है लेकिन उसमें केयरिंग भी है, प्रेम भी है। पता लगा खाली हम क्रोध से भरे पड़े हैं। मेष लग्न, मेष राशि पूरी तरह से बुद्धि वहीं लगी हुई है, उनसे आप बहुत कम ही मामले में उस प्रकार की बातें आप सुनते होंगे जहां मेष लग्न, मेष राशि, ऐसा कोई भी जातक 10 नंबर यानी मकर लग्न, मकर राशि, तो फिर वो पूरी तरह से एक अनुशासन में रहने की बात करना और क्रोधाग्नि वाली इस प्रकार की चीजें। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से मैंने बताया ना, इसकी बड़ी आवश्यकता भी है, इस मंगल के एनर्जी की बहुत आवश्यकता भी है हमें। क्लियर? तो इसमें लग्न राशि का स्वामी भी मायने रखता है। समान राशि भी भिन्न भिन्न होती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जैसे हमने स्टार लगा रखा है, यहां 8 नंबर में अगर चंद्रमा बैठ रहा है, कोई भी, अभी तो हमने ये चार्ट लिया, मान लीजिए चंद्रमा को यहां की बजाय यहां ले जाते हैं, तो चंद्रमा अभी वृश्चिक राशि दे रहा है। कहां से दे रहा है? वो दे रहा है अष्टम भाव से। अभी चंद्रमा यहां दे रहा है पंचम भाव से, तो दोनों में फर्क अलग अलग है। तो चंद्रमा जहां बैठा होगा, मन मस्तिष्क, नॉट मस्तिष्क, मन वहीं रहेगा, मन हृदय वहीं रहेगा। अभी यहां रहेगा, तो चंद्रमा नीच का बैठा है पंचम भाव में, तो पंचम भाव का मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई का भय, पढ़ाई में गड़बड़, पढ़ाई में दिक्कतें, एक सार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टूट टूट कर पढ़ाई हो रही है, संतान प्राप्ति में डिले। लेकिन अगर इसका स्वामी यानी इस राशि का स्वामी, क्योंकि वो चंद्रमा का स्वामी भी मंगल माना जाएगा, मंगल उच्च का होकर यहां आ जाता है, तो फिर अच्छा बन रहा है। इनफैक्ट ऐसे कुंडलियों में तो फिर पढ़ाई वाला पार्ट भी बली हो गया और रोमांस पार्ट भी बली हो गया। हो सकता है ये पढ़ने के तुरंत बाद वहीं से कॉलेज से लव मैरिज भी कर ले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 5 और 5वें भाव का स्वामी 7वें के साथ संबंध बना रहा है। 5 और 7 का संबंध बनता है तो लव मैरिज का संबंध देखा जाता है। प्रबल संबंध आ जाएगा अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे यानी एक दूसरे पर दृष्टि मार, जैसे चंद्र इसमें मंगल इसका स्वामी है, इसका स्वामी शनि है, तो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये लव मैरिज के लिए चार्ट सुटेबल हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है समान राशियों में भी भिन्नताएं हैं, और राशि और लग्न अगर समान है तभी उसमें भी भिन्नताएं हैं। तो इसको हमें अलग अलग देखने का तरीका सीखना पड़ेगा। इस दिशा में ये हमारा पहला वीडियो था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को और ज़्यादा रेक्टिफाई भी करेंगे, और ज़्यादा इसमें अभी तो जैसे हमारा इजी पार्ट चल रहा था ज़्यादा से ज़्यादा हमने, और हालांकि इसमें थोड़ा टफ पार्ट भी है, लेकिन सभी के लिए वो टफ पार्ट समझना आसान नहीं होता है। उसके लिए हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे। यानी जो ग्रहों का गणित वाला पार्ट है उसमें लगभग 55-60 वीडियो हैं, वो बहुत है। किसी को अगर सीखना है गणित वाला पार्ट, उसको भी हम धीरे धीरे एक्सेलरेट करेंगे। लेकिन किसी सब्जेक्ट से भय नहीं लगना चाहिए कि भाई ज्योतिष तो एक खतरनाक चीज़ है, इसलिए हमने पहले इजी गोइंग रखा है कि भाई चीज़ें आसानी से समझ में आए, और फिर जब हम ये अंतर समझने लग जाएंगे तो फिर हम और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कि हाँ लग्न, राशि, फिर उसके बाद नक्षत्र, और नक्षत्र में भी उसका अलग चरण है तो उसका नवमांशा बदल जाएगा, और नवमांश बदल रहा है तो फिर वो एकदम अलग प्रकार से। तो वो हम सीखेंगे ज़रूर।
हमारे चैनल का विज़न इस एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान को बिगनर लेवल से लेकर एडवांस या वेरी एडवांस लेवल तक लेकर जाने का है। आपका सहयोग अपेक्षित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।